हाय, मैं हूँ आंचल और आप सुन रहे हैं बीरमती पॉडकास्ट। नो फिल्टर, नो फेम, बस दिल से दिल की बातें। आज हमारे पॉडकास्ट चैनल पर पहली बार आई हैं डॉक्टर रेखा मित्तल। वे जाने माने लेखिका, काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर और समाज सेविका हैं। उनकी किताबें लोगों के दिल को बहुत छूती हैं। तो चलिए सुनते हैं इनकी कहानी। नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा मित्तल आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है विसर्जन। शारदा देवी पार्क में बैठी थी। धुंधला छाने लगा था। परिंदे भी अपने घरों की ओर लौट रहे थे, पर शारदा देवी का घर जाने का मन ही नहीं करता था। अपने अकेलेपन से घबरा कर ही तो वह पार्क में आती थी। यहाँ छोटे बच्चों को खेलते देख थोड़ी देर उसका मन बहल जाता था, या यूं कहें वह पूरे दिन का अकेलापन यहाँ पार्क में आकर विसर्जित कर देती थी। फिर थोड़ी नई ऊर्जा लेकर अगले दिन के अकेलेपन से लड़ने के लिए तैयार होकर घर जाती थी। बच्चों को देखकर उसे डेजी और रोनित याद आ जाते थे, उसके अपने बेटे बहू, जिनके साथ जीवन हंसी खुशी गुजर रहा था। पति विमल बाबू को गुजरे तो 10 वर्ष हो गए थे। शुरू में तो ऐसे लगा विमल बाबू के बिना कैसे जी पाएगी। वह तो हर छोटी छोटी ज़रूरत के लिए ही विमल बाबू के ऊपर आश्रित थी। कभी बाजार या सब्जी भाजी भी नहीं लेकर आई, पर समय घाव भरता नहीं, बल्कि व्यक्ति को धूमिल पड़ती यादों के साथ अपने दुख के साथ समझौता कर जीने की आदत पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही शारदा देवी के साथ हुआ था। कई बार शाम को शारदा देवी गंगा किनारे भी टहलने निकल जाती थी। गंगा में तैरते फूल और दिए उसे बहुत मनभावन लगते थे। कई बार उसका मन किया कि मैं गंगा की लहरों में समा जाऊं और जीवन के अकेलेपन से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। पर विवाह के पश्चात हरिद्वार आई तो गंगा के साथ उसकी कुछ विशेष स्मृतियां जुड़ी हुई थी, तो वह सोचकर भी कभी ऐसा नहीं कर पाई। उसके बेटा बहू रोनित और डेजी दोनों ऑफिस जाते थे, फिर भी सुबह शाम तो घर में रौनक रहती थी। रोनित भी अपनी व्यस्त जिंदगी में से कुछ पल निकालकर माँ के साथ बैठ जाता था और सुख दुख साझा कर लेता था। इन्हीं कुछ खुशनुमा पलों के सहारे शारदा देवी का जीवन चला जा रहा था। फिर एक दिन डेजी और रोनित शहर से बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। शारदा देवी को भी साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन उसका मन नहीं था। बेटा, आप दोनों घूमाओ, मैं घर पर ही ठीक हूँ, शारदा देवी ने मना कर दिया। रोनित ने थोड़ा जोर देकर कहा, माँ, आप अकेले कैसे रहोगी? अकेलापन? यही तो मेरा साथी है, मुझे तो इसकी आदत हो गई है, शारदा देवी ने रोनित को कहकर चुप करा दिया। 2 दिन बाद 2 निष्प्राण देह घर आई। एक एक्सीडेंट ने शारदा देवी की दुनिया ही उजाड़ दी। रोनित और डेजी अब नहीं रहे, कहे भी तो किससे? सगे संबंधी आए और दुख व्यक्त करके चले गए। पोता विकास और उसका परिवार इंग्लैंड में रहते थे। माता पिता के ना रहने पर वह आए, सब क्रियाक्रम भी किया और अब वापस आ रहे थे। दादी माँ, आप भी हमारे साथ चलिए, यहाँ अकेले कैसे रहोगी? विकास ने गुजारिश की, पर शारदा देवी को विदेश तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहाँ तो उसकी यादें जुड़ी हुई हैं घर से। विकास के बहुत कहने पर भी जब शारदा देवी तैयार नहीं हुई तो वह भी वापस इंग्लैंड चला गया। शुरू में तो अक्सर फ़ोन आते थे, धीरे धीरे फ़ोन और मैसेज की संख्या कम होने लगी। अब तो 2-4 महीने में एक नीरस सा मैसेज आ जाता है और शारदा देवी 90 तुल्य शब्दों में जवाब दे देती। ना कोई शिकायत, ना कोई मनुहार, बस जीवन चल रहा था। आज अकेलापन इतना हावी हो गया कि शारदा देवी ने पार्क जाने से पहले सारी नींद की गोलियां इकट्ठी की और सोचा आज रात को सब गोलियां इकट्ठी खा लेगी और इस अकेलेपन से राहत मिल जाएगी।
शारदा देवी का मानना था नींद की गोलियां खा लेने से मृत्यु आराम से हो जाएगी, कष्ट नहीं होगा। पार्क के पास ही रेलवे स्टेशन की पटरी पड़ती थी। कुछ दूरी पर रेलवे स्टेशन भी था। अक्सर वहां से निकलते हुए रेल की पटरी पर बैठने का मन में विचार आता, लेकिन सोचती यदि मृत्यु ना होकर उसके हाथ पैर टूट गए तो ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। इस विचार को खुद ही नकार देती। इसी उधेड़-बुन में शारदा देवी घर की ओर चल दी। दूर से रेल की आवाज़ आ रही थी, पर शारदा देवी का मन इतना मजबूत नहीं था कि वह पटरी पर बैठ जाती। तभी उसकी नज़र दूर बैठे एक बच्चे पर पड़ी। वह अपने दोनों घुटनों में अपना सर देकर बैठा हुआ था और रेल की आवाज़ से बिल्कुल अनजान। शायद वह बहुत परेशान था और रो भी रहा था। शारदा देवी जो खुद जिंदगी को ख़त्म करने की बात सोच रही थी, उस बच्चे को देखकर सहर गई और रेल की आती आवाज़ ने उसे परेशान कर दिया। पलक झपकते ही उसने बच्चे को हाथ पकड़कर खींच लिया और रेल धड़धड़ाती हुई निकल गई। वह बालक कोई 14-15 वर्ष का रहा था। शारदा देवी के गले मिलकर बहुत रोया। इससे पहले शारदा देवी कुछ पूछती, वह खुद ही कहने लगा, मुझे क्यों बचाया? मुझे घर नहीं जाना। पता है, आज मेरा परीक्षाफल निकला और मैं 50% नंबर से पास हुआ। अरे यह तो अच्छी बात है, तुम पास तो हुए। शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मेरे माता पिता को पता चला तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। वह मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। अपनी सारी व्यथा उसने झट से कह डाली। शारदा देवी ने बड़े प्यार से उसको बोला, चलो घर चलते हैं, मैं भी मरना चाहती हूँ। हम दोनों एक साथ नींद की गोलियां खाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेंगे। साहिल ने प्रशंसक निगाहों से शारदा देवी की तरफ देखा, परंतु कुछ कहा नहीं। दोनों घर की ओर चल दिए। रास्ते में शारदा देवी का हाथ पकड़कर साहिल बड़ी सहजता से चल रहा था। शारदा देवी को अपना बेटा रोनित याद आ गया। घर पहुंचकर साहिल ने चाबी ले दरवाज़ा खोला और खुशी से अंदर आ गया। शारदा देवी ने पूछा, भूख लगी है? खाना खाओगे? हाँ हाँ बिल्कुल, आज तो सुबह से कुछ नहीं खाया। परीक्षा फल आने से घर में सब नाराज थे। साहिल की आंखों में फिर से आंसू आ गए। शारदा देवी ने प्यार किया और बोला, थोड़ी देर लगेगी, पर आज हम कुछ अच्छा बनाकर खाते हैं। उसके बाद फिर नींद की गोलियां भी। शारदा देवी ने बहुत मन से आलू की सब्जी और पूरियां बनाई। दोनों ने बैठकर पेट भरकर खाना खाया। आज शारदा देवी अपना बीपी, कोलेस्ट्रॉल सब भूल गई थी और कई दिनों बाद खाने से तृप्ति हुई। रात को सोने के समय शारदा देवी नींद की गोलियां लेकर आई, पर किसी और के बच्चे को नींद की गोलियां खिलाना, यह पाप शारदा देवी से ना हुआ। जैसे ही वह खुद खाने लगी तो सोचा, कल सुबह जब सबको पता लगेगा तो यह बच्चा अपराधी बन जाएगा, सब उस पर ही उंगली उठाएंगे। एक दिन और खुदकुशी की योजना टल गई। उस रात शारदा देवी और साहिल दोनों एक दूसरे के गले मिल आराम से सोए। आज शारदा देवी को गोली के बिना भी बहुत गहरी नींद आई। सुबह सूरज खिड़की से अंदर आ रहा था। दोनों बहुत आराम से उठे, एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और कल की बातों को जैसे भूल गए थे। शारदा देवी साहिल को लेकर गंगा किनारे टहलने भी गई। गंगा की लहरों से उसे थोड़ी बहुत ऊर्जा मिलती थी। शारदा देवी और साहिल बहुत देर तक गंगा किनारे बैठे रहे। दोनों के बीच ठहरी एक खामोशी एक दूसरे को समझने के लिए पर्याप्त थी। गंगा जो केवल एक सरिता ही नहीं बल्कि उसके सुख दुख की साक्षी थी। गंगा की लहरों में उसे एक संगीत सुनाई देता था। शारदा देवी जब भी बहुत परेशान होती, कोई रास्ता नहीं सूझता, तो वह गंगा के किनारे बैठे घंटों मनन करती रहती। देखो साहिल, इन लहरों को देखो, जीवन की अनेक रहस्य दफन है इनमें। यह गंगा हमेशा हमें देती ही है।
आज इन लहरों में विसर्जित कर दो अपने सभी दुख, कष्ट, चिंता, द्वेष, कलह और सब प्रकार की तकलीफ़ें। बेटा, थोड़ी देर में देखना तुम अपने आप को बहुत हल्का महसूस करोगे। थोड़ी देर शांत मन से वहाँ बैठने के बाद साहिल ने कहा, मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। आप मेरे माता पिता को फ़ोन कर दीजिए। घर आकर शारदा देवी ने उसके माता पिता को फ़ोन किया। वो तो पहले से ही बहुत परेशान थे। पुलिस में भी कंप्लेंट दर्ज की हुई थी। थोड़ी देर में गाड़ी शारदा देवी के घर के आगे आई तो उसके माता पिता ने साहिल को गले लगाया और शारदा देवी का धन्यवाद किया। आज शारदा देवी की वजह से उनके बच्चे की जान बच गई। लेकिन शारदा देवी एक अपराध बोध से ग्रसित थी। वह तो साहिल को खुदकुशी करने के लिए घर लाई थी। यह बात उसने किसी से नहीं कही। अगले दिन साहिल की माँ का फ़ोन आया तो शारदा देवी थोड़ी घबरा गई। शायद साहिल ने घर जाकर सारी बात बता दी होगी। नमस्ते, आज हमारे घर शाम को एक पार्टी है। साहिल के सकुशल घर आने के उपलक्ष्य में आप भी आइएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपके लिए गाड़ी भिजवा दूंगी, साहिल की माँ ने प्रार्थना की। शारदा देवी बहुत परेशान थी। साहिल की माँ ने उसे बताया, कैसे तुमने मनोवैज्ञानिक ढंग से साहिल को इतना घृणित कार्य करने से बचा लिया। आप तो उसे नींद की गोली देने की बात बोलकर घर ले आई। आप बहुत महान हो। शारदा देवी की आंखों में आंसू थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। लेकिन इस घटना ने शारदा देवी को मानसिक तौर पर बहुत मजबूत कर दिया। अब वह ज़िंदगी को एक दूसरे नज़रिए से देखने लगी। अब उसको अकेलापन बुरा नहीं लगता था। साहिल की मृत्यु को लेकर और अपनी मृत्यु के पश्चात जो होगा उसके बारे में सोचकर उसकी विचारधारा ही बदल गई। एक बच्चे ने उसकी ज़िंदगी के प्रति सोच को बदल